गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। आप कितने लोग हो इस बैच में? सर हम 43 के अराउंड है। Yes, sir. 43. 43। चलो 33 प्रेजेंट है अभी। 11th के एग्जामिनेशन आपके हो गए स्कूलों में? कितने जगहों पे हो गए भाई? नहीं सर, Yes, अभी sir, होगा। हो गए अभी हैं। सर चल रहे हैं। चल रहे हैं अभी? हो गए सर। यस सर, 31st को लास्ट एग्जाम होगा। अच्छा, ये जो हैंड रेस दिख रहा है इनके यहाँ हो गए ना? Yes, sir. अच्छा, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। कैसा कर रखा है आप लोगों ने? अच्छा। सब बढ़िया। अरे तो करके तो पता चल गया होगा कि कैसा हुआ पेपर। मार्क्स नहीं आया हुआ तो अच्छा हुआ। सब बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। आप में से कितने लोग दिल्ली के हो? हैंड रेस नीचे करो, जो दिल्ली के हैं वो हाथ उठाएं, और जो आउटसाइडर है वो केवल वो अपना जो है नहीं उठाएंगे हाथ। जो दिल्ली के हो वो हाथ उठाइए। अरे वाह, दिल्ली वाले भी बहुत ज्यादा है। 11। फिर ऑनलाइन को क्यों प्रेफर करा दिल्ली वाले लोग? रेगुलर स्कूल है इसलिए। रेगुलर जाना बहुत मुश्किल है सर। Yes, sir, regular school. Yes, sir, due to the regular schools. ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो है वो आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन, ठीक है ना? आवाज क्लियर आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम तो यस नहीं सर। है? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. Okay. तो जब आप 11th में डिस्कशन कर रहे होंगे फोर्सेस के बारे में, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि जो बेसिक फोर्सेस हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एनी वन ऑफ यू जो आप में से बताना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। बेसिक इंटरेक्शन आर ऑफ 4 टाइप। Gravitational. प्लीज प्लीज हैंड रेज दिखाओ ना, केवल हैंड रेज दिखाओ, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा ना। हैंड रेज दिखाओ। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। बेसिक इंटरेक्शंस जो है वो 4 है। यूनिवर्स में जितनी भी फिनोमिना आप देखते हो वो उन्हीं 4 फोर्सेस से जो है वो गवर्न होती हैं। वो 4 फोर्सेस कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। हर्ष राज, बोलना बेटा। यस सर। सर हाँ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, सेकंड होता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है ग्रेविटेशन। सर इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे सर। नहीं नहीं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं, बस इन्हीं के बारे में बताना था Yes. कि बेसिक जो इंटरेक्शंस है वो 4 है। वो कौन कौन से हैं? जैसा इन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, और चौथा है वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन।
यूनिवर्स में आप जितनी भी फिनोमिना देखते हो उन सबको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इन्हीं 4 बेसिक इंटरेक्शन से आप उन सारी फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। बट जितनी आप नेकेड आई से जो फिनोमिना आप देखते हो ना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंटरेक्शन है ये शुरू वाले दोनों है ना, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में डिस्कशन आपने 11th में कर रखा है ना। नो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा जो है दो पॉइंट के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, फिर उसको आपने एक्सपेंड किया फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड मास, और कई सारे पॉइंट मासेस होंगे तो कैसे हमको उनके इन्फ्लुएंस में क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स को करना है। ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने पहले से कर रखा है, ठीक है ना। 11th में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का डिटेल डिस्कशन हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो डिटेल डिस्कशन है ये आपका 12th का पार्ट है, ठीक है, जिसका एक पार्ट आप पहले से जानते हो, है ना। जैसे दो चार्जेस हैं, एक दूसरे से सर्टेन सेपरेशन पे प्लेस्ड है, तो उनके बीच में जो लगने वाला इंटरेक्शन होता है वो आपको मालूम है कूलम फोर्स के रूप में आपने पढ़ रखा होगा 10th में, है ना, कि सिमिलर नेचर के चार्जेस जो होते हैं दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। अपोजिट नेचर के चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो इंडिविजुअल इन दोनों चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है, एज वेल एज स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज नोन टू यू, वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको आप मैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। पहले वाले को बोला स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और दूसरे को बोलते हो आप मैग्नेटिक इंटरेक्शन, और दोनों को क्यूमुलेटिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जिसका डिस्कशन हम लोगों को करना है यहाँ पे, ठीक है। इसका डिटेल करना है तो फॉर ए टाइम बिंग हम इसको अभी फिलहाल जो है वो रोके हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन इनके बारे में भी दे लेते हैं, तब फिर हम लोग आएंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में डिटेल बातें करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहाँ पे एक्ट करता है भाई, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उस एटम के न्यूक्लियस में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, है ना, और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्यों, ठीक है ना। Yes, यही sir. तो होता है न्यूक्लियस के अंदर में। और न्यूक्लियस का साइज भी शायद आपको जानकारी में होगी कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। हर्ष, आपका हैंड रेज दिख रहा है, ठीक है। जो न्यूक्लियस की जो साइज है वो भी बहुत छोटी होती है। आपको शायद जानकारी होगी कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 के रेंज का होता है ना, -15 मीटर के रेंज का होता है, जिसको आप फेवेंटोमीटर या फिर फर्मी भी बोलते हो। एक्चुअल में जो रेडियस होता है उसको लिखने का तरीका होता है R0 इंटू A⁻⁻1/3, जहाँ पे ए जो होता है वो मास नंबर होता है। मास नंबर जानते हैं आप? मास नंबर जानते हैं? बता दीजिए। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर्स हैं उनका जो सम होता है उसको आप मास नंबर कहते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज मास नंबर, ठीक है। एंड R0 इज ए कांस्टेंट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप अगर देखेंगे तो मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। किसी बुक में आपको ये कोटेड मिल सकता है, किसी बुक में आप पढ़ोगे तो 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर भी मिल सकता है, ठीक है ना। दोनों जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। ये जो साइज है उसका इंफॉर्मेशन बनाने का जो तरीका है वो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन के द्वारा जो है, जब आप मेजरमेंट को परफॉर्म करते हो तो डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस R0 का जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो कुछ
1.2 मिलती है, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से जब आप देखते हो तो वो 1.1 इंटू 10⁻15 के रेंज की मिलती है आपको, ठीक है। बट हम लोगों को अभी इसका डिटेल बातें करनी नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्टरी है, तो बस इतना समझिए कि साइज बहुत छोटा है। मेरा बताने का केवल मोटिव ये है कि ये सेपरेशन जो है वो बहुत छोटा है, और प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव है, ये आपको मालूम। तो ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग। इतने छोटे सेपरेशन पे है, और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद ये प्रोटॉन इस छोटे से रीजन में कैसे कन्फाइंड रह पा रहे हैं, उनको जब आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो वहां पे आपको ये थर्ड मोड ऑफ इंटरेक्शन, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहते हैं, इसके बारे में कंसिडरेशन लेना होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन किनके बीच में लगता है भाई? तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है ना। यस सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो है acts between प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन इस कॉम्बिनेशन पे एक्ट करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हो? न्यूक्लियन बोलते हो। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर में होने वाले पार्टिकल हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। जो मेन पॉइंट इस इंटरेक्शन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है ना। शॉर्ट रेंज का मतलब कितना छोटा? जब सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियंस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है, then in that case this force is much larger as comparison to electromagnetic interaction। तकरीबन 50 to 100 टाइम्स बड़ा होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। जब सेपरेशन जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है, जिसको फर्मी भी आप बोलते हो, है ना। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोला जाता है? फर्मी। हाँ, ठीक है। तो व्हेन द सेपरेशन इज ऑफ रेंज ऑफ, अच्छा मैं डिक्टेट करूं, आप नोट कर लोगे या लिख दूं? बोलो जैसा। लिख दीजिए। सर लिख नोट कर दीजिए। लिख लेंगे। दीजिए। चलो लिख देते हैं। When the separation between nucleons is of range of 10⁻⁻15 meter, it is 50 to 100 times larger than electromagnetic force। But when separation become of the range of 10⁻⁻14, 10⁻⁻13 meter, it become negligibly small। बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि दिस इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना। और इसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के कारण के जो है, ये जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का,
उसकी जो डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस की साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता, चाहे न्यूक्लियस छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर की जो डेंसिटी होती है वो लगभग बराबर मिलती है। छोटे न्यूक्लियस की जितनी डेंसिटी मिलेगी वही जो है डेंसिटी बड़े न्यूक्लियस की भी मिलती है। अगर ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता, लंबे डिस्टेंस के बीच में भी ये एक्ट करता होता, तो जैसे जैसे साइज ऑफ द न्यूक्लियस बड़ा होता जाता उसकी डेंसिटी जो है वो बड़ी होती जाती। ठीक है ना। अब एक चीज आप को कहीं कोई जानकारी होगी शायद मे बी, कि न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेंज आपको में आप में से किसी को मालूम है क्या कि न्यूक्लियस किस रेंज का डेंसिटी पोजेस करता है? एनी वन ऑफ यू? न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेंज क्या होता है? जब आपको ध्यान में है क्या किसी के? नहीं ना। अब इमेजिन करो, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी नहीं होती है, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 10⁻29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज की होती है। ठीक है, हाईली डेंस मेटेरियल न्यूक्लियस होता है। डेंसिटी का जो रेंज मिलता है आपको, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको मिलता है 10⁻29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इमेजिन करो कि कितना हाईली डेंस पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। जैसे आपको मालूम होगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है भैया? 1 10 टू द ग्राम पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना। यस सर। वाटर की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 है, और न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो कि 10 टू द पावर 29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की है। वेरी डेंस। अब इसी बात से आप इमेजिन करो कि अगर पूरी की जो पूरी अर्थ है अपनी, है ना, जिसका साइज जिसका रेडियस आपको मालूम है कि 6400 किलोमीटर का है ना, 6400 किलोमीटर का है अर्थ का रेडियस। अगर ये अर्थ यस सर। जो है वो, ये अर्थ जो है उसकी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की डेंसिटी हो जाए, तो इसी अर्थ का जो पूरा मास है वो तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर के रेडियस के स्फीयर में आ जाएगा। इतना हाईली डेंस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। ग्रेविटेशन जब पढ़ रहे होगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनसे कि लाइट भी स्केप नहीं कर पाती है ना। कुछ यस ऐसे सर। उसको क्या बोलते यस हैं सर, भाई? ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल। ब्लैक ब्लैक होल। होल कहते हो ना, जहां से इसके वेलोसिटी जो आपको मिलती है दैट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। इसके वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलती है वो लाइट की वेलोसिटी या उससे भी बड़ी मिलती है। ऐसे स्टार्स को आप क्या कहते हो? ब्लैक होल कहते हो। उस स्टार से इवन की फोटॉन्स भी स्केप नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो Yes, इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो बहुत बड़ा होगा। एक छोटे से रीजन में बहुत बड़ा मास जो है वहां पे कन्फाइंड होगा। तो उस पर्टिकुलर स्टार का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत बड़ा है। तो आसपास से उस स्टार के अगर कोई दूसरा कोई प्लेनेट या कोई दूसरे जो है स्टार अगर गुजरता है, तो इट कैन अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टुवर्ड दैट स्टार, है ना, जिसको आप ब्लैक होल के रूप में जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हो। हाईली डेंस पर्टिकुलर मटेरियल। वो लगभग जो ब्लैक होल्स जो होते हैं उनकी भी डेंसिटी वही होती है जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। ठीक है ना। इस वजह से उनका ग्रेविटेशनल पुल जो होता है दैट इज वेरी 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 हाई। तो हम बात करना चाह रहे थे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन का, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्लियर? अब यस सर। ये इंटरेक्शन जनरेट कैसे होता है उसकी बात जब आप सोचते हो ना, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन जो कि साइंटिस्टों के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है वो आता है युकावा की थ्योरी। युकावा एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी जनरेटेड थ्रू द exchange of other particles, elementary particles, which are known as pi मेशान या पाई आयंस। पाई आयंस के एक्सचेंज के द्वारा ये इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होता है। तो दूसरा एक पॉइंट ये भी नोट कर लो, जनरेटेड
थ्रू डिटेल इसका हम लोग जब आगे 12th में आप न्यूक्लियस पढ़ोगे ना तो वहां पे करेंगे। जनरेटेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। या इसको पाई आयन भी कहते हो, है ना, पाई आयंस या पाई मेसान। इस पार्टिकल के एक्सचेंज के द्वारा ये पर्टिकुलर फोर्स जो है वो जनरेट होता है। जैसे मान लो कि एक फुटबॉल है ना, जो कि हर्षित माधव के पास है। अगल बगल के दो लोगों का हम नाम ले रहे हैं। हर्षित माधव के पास एक फुटबॉल है और आशुतोष जो है उस फुटबॉल को उससे छीनना चाहता है, ठीक है, बट हर्षित उस फुटबॉल को देना नहीं चाहता, है ना। तो उस फुटबॉल को खींचने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है ना। यस सर। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था युकावा ने कि ये जो पाई आयंस हैं, इन पाई आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के इन्फ्लुएंस में ये पर्टिकुलर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड, ठीक है ना। युकावा की हाइपोथेसिस, फुटबॉल का एक्सचेंज ध्यान में रखो, आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकोगे कि कैसे ये पर्टिकुलर इंटरेक्शन जो है वो आता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो शुरू के तीनों ही इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, ये तीनों टू पार्टिकल सिस्टम के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन है। ग्रेविटेशनल में दो पॉइंट मास चाहिए होता है, जानते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो चार्जेस चाहिए, है ना, उनके बीच का इंटरेक्शन। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में दो न्यूक्लियन चाहिए, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट ये चीज ध्यान में रखिएगा कि दो प्रोटॉन अगर स्पेस में ऐसे खड़े पड़े हैं तो वो उनके बीच ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। कारण कि उनके बीच का सेपरेशन कंसिडरेबली लार्ज है। मिलीमीटर सेंटीमीटर में अगर प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर रख दोगे तो उनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं आएगा। तभी आएगा जब वो सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का आप कर पाओगे, then only this interaction is going to appear, ठीक है। तो ऐसे सामान्य रूप से दो न्यूट्रॉन रखे हैं अगर कहीं, तो उनके बीच ये फोर्स नहीं होगा। दो प्रोटॉन है तो उनके बीच में ये फोर्स नहीं होगा, उनके बीच प्रोटॉन के बीच में फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही होगा। क्लियरली ध्यान में रखिए, ठीक है। यस सर। अब इधर आओ, फोर्थ वाले के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपने ओरिजिनल टॉपिक पे चलते हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन एक फिनोमिना होती है, रेडियो एक्टिविटी। शायद आप में से ज्यादातर लोग उससे परिचित होंगे। यस सर। यस रेडियो एक्टिविटी में एक फिनोमिना होती है बीटा डिके। नाम सुना है क्या आप लोगों ने बीटा डिके? यस सर। यस सर। बीटा Yes, डिके sir. आप में से कोई बताएगा क्या? हर्षित आप बताओगे क्या बीटा डिके? व्हाट डू यू मीन बाय बीटा डिके? सर पता नहीं है बट नाम सुना था इसका। अच्छा, नाम सुना है, ठीक है। आदित्य आपको मालूम है क्या? सर शायद उसमें हीलियम एटम जनरेट होता है, हीलियम। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं पढ़ा था एक बार। हाँ, हर्ष बोलो क्या? हर्षराज बोलिए। यस सर। सर बीटा डीके प्रोसेस में सर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में सर। अच्छा, यस सर। हम्म। सर रेडियो तो ये भी सर, ये भी एक वीक न्यूक्लियर फोर्स ही के कारण होता है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो अगर आपने थोड़ा बहुत बीटा डीके के बारे में पढ़ा हो तो शायद आपको जानकारी होगी, बट अगर नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग इसकी बात करेंगे आगे चल के। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है
वो एक पर्टिकुलर लिमिट के जब बियॉन्ड चला जाता है तो वो न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और उसके कारण वो न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल हो जा रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन टूटता है, ठीक है, एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक और एलिमेंट्री पार्टिकल बनता है, इसको कहते हो आप एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है और ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, इसी को आप बीटा पार्टिकल के रूप में देखते हो, ठीक है ना। अब चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है, हमने पहले बताया मास नंबर कहा जाता है ना। तो एक न्यूट्रॉन टूट गया, एक प्रोटॉन बन गया, तो मास नंबर तो एज इट इज रहा, लेकिन प्रोटॉन की जो संख्या होती है दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, है ना। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो एक बढ़ जाएगा, जहां भी ये फिनोमिना होगी वहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाएगा। तो कोई मान लो कि एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और जिसका मास नंबर ए है, वो बीटा डीके को जा रहा है, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा, एलिमेंट बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर बदला तो एलिमेंट बदल गया, वाई नाम दे दिया इसको। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया और ये इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस से बाहर गए, ठीक है। और इसी को आप बीटा पार्टिकल के रूप में ऑब्जर्व करते हो। इसी तरीके की एक फिनोमिना होती है, इसको बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं। इसी तरीके की एक फिनोमिना तब भी होती है जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो होता है। तो प्रोटॉन की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो प्रोटॉन टूटेगा, न्यूट्रॉन बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है और न्यूट्रिनो बनता है ना। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। दो पार्टिकल को एंटी पार्टिकल कब कहते हो, जब उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हो, केवल एक प्रॉपर्टी डिफर करती हो, उसको आप एंटी पार्टिकल कहते हो। तो पॉजिट्रॉन का मास, चार्ज सब कुछ बराबर है इलेक्ट्रॉन के, बस इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल। इसी तरीके से एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल ये आपका न्यूट्रिनो है, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फिर से मास नंबर तो वही रह गया क्योंकि प्रोटॉन टूटा, न्यूट्रॉन बन गया, लेकिन एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। तो जेड एक्स, हाँ जेड एक्स से ये क्या हो जाएगा, Z-1 वाई ए और प्लस पॉजिट्रॉन बाहर निकला और प्लस न्यूट्रिनो बाहर निकला, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हो, बीटा पॉजिटिव डीके कहते हैं। हाँ, बीटा पॉजिटिव डीके कहते हैं, ठीक है ना सर। हाँ जी। सर पॉलिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो सर ये रेडिएशन के द्वारा एक बाहर आएगा सर, रेडिएशन ही में वो मिल जाएगा। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ये दोनों पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। बट शायद आपने पढ़ रखा होगा या जानते होंगे या सुना होगा आपने कहीं कि जब आप सब एटॉमिक रीजन में जाते हैं ना, तो जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरीके से बिहेवियर देता है और वेव तो पार्टिकल की तरीके से बिहेवियर देता ही देता है, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम सुने क्या? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में सब पढ़ चुका होगा तो सब ये सब चीज ना 11th में पढ़ाई। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े हैं, बाकी नहीं पढ़े हैं? तो डी ब्रॉगली पढ़ चुके हैं, ये न्यूक्लियस का नहीं पढ़े हैं। अच्छा,
चलो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो पार्टिकल जो है वो वेव की तरीके से भी बिहेवियर देता है ना। जब बहुत टीनी पार्टिकल है हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो इट कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए वेव, ठीक है ना। और उसका वेवलेंथ लिखने का तरीका वही h/mv से लिखा जाता है, जैसे फोटॉन का आप लिखते हो ना सिमिलर वे में, आप पार्टिकल का भी जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये पार्टिकल्स हैं, बट दे आर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला तो दे कैन बिहेव लाइक ए वेव आल्सो, ठीक है ना। तो ये आपका बीटा पॉजिटिव डीके हो गया। अब ये दोनों फिनोमिना को देखिए, चाहे ये वाला है या ये वाला, एक सिंगल न्यूट्रॉन है, इट इज गोइंग टू डिसरप्ट, टूटने जा रहा है, ठीक है। एक सिंगल प्रोटॉन है, इट इज आल्सो गोइंग टू डिसरप्ट, ठीक है। जबकि आपने तीनों जो ऊपर वाले इंटरेक्शन देखे थे, इट वॉज बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच में था। अब ये सिंगल पार्टिकल टूट रहा है, इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आपको ये चौथा मोड ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कंसिडरेशन में लेना होगा, जिसको आप वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन कह रहे हो, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन बीटा पार्टिकल डिके के फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो इंटरेक्शन, ठीक। अब जैसे मैंने Yes, sir. शुरू में आपसे बोला कि नेचर में जो आप फिनोमिना देखते हो नेकेड आई से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल ये दोनों इंटरेक्शन है। ये वाला इंटरेक्शन और ये वाला इंटरेक्शन दोनों को देखो तो ये दीज आर द इंटरेक्शन विच आर गोइंग टू अपीयर इन द सब एटॉमिक रीजन, और उस सेक्शन का जो विजुअलाइजेशन है आपको नेकेड आई से नहीं होगा। तो डे टू डे लाइफ में जितनी भी आप फिनोमिना देखते हो ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है केवल ये दोनों फोर्सेस है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप अपने किसी मित्र से हैंडशेक कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो, हैं? और आपसे कोई पूछता है भाई आप हैंडशेक कर रहे हो तो आपको दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बेसिक में, तो आप क्या कहोगे कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Electromagnetic. हाँ, इसी Yes. तरीके से आप ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहे हो, ग्राउंड पे आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा होता है बेटा? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल Frictional फोर्स। force. फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पुश यू फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप चल पाते क्या जमीन पे? No, No, sir. sir. नहीं, है ना। नो No, सर। sir. फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो आप जो आपका जो जनरल तरीका है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हो, दैट कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, ठीक है। वहां पे कोई और दूसरा तरीका यूज करते, आप चले जाते एक दूसरी डायरेक्शन में, है ना। बट जो तरीका आप यूज करते हैं वो यूज नहीं कर सकते। अब वो फ्रिक्शन का आपको पूछा जाए कि बेसिक नेचर क्या है भाई, कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो जनरेट होता है बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इट इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic force. है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आप चेयर पे बैठे हुए क्लास कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके ऊपर चेयर के द्वारा एक कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन लगाया जा रहा है, Yes, sir. हाँ? अब आपसे कोई पूछता है बताना कि वो नॉर्मल रिएक्शन का बेसिक नेचर क्या है, अगेन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, अगेन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब रस्सी से किसी चीज को बांध के आप पुल कर रहे हो, टेंशन होता है ना रस्सी में, रस्सी में Yes, sir. टेंशन आता है। यस हाँ सर। सर। मान लो कि आपसे पूछता है कोई कि ये जो टेंशन आया उसका बेसिक नेचर क्या है, तो अगेन वो भी Electromagnetic. डे टू डे लाइफ में ज्यादातर जो फिनोमिना आप देखते हो ना, उसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है उसका बेसिक नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ग्रेविटेशनल होएगा, ठीक है ना। ज्यादातर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। तो ये बहुत ही वाइडली एक्सपीरियंस किया जाने वाला इंटरेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है ना। इसलिए इसको हम लोगों को डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज पे डिपेंडेंट है।
It depends on basic property of material known as charge. ठीक है, जिसको आप चार्ज कहते हो उस पे इसकी डिपेंडेंसी है। और ये जो चार्ज है इसकी भी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। वो कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान में रखना है? चार्ज की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यस सर। मटेरियल की प्रॉपर्टी चार्ज हो गई। अब हम बात करना चाहते हैं चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो नेचर में जो चार्ज है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरली एक तरीके के चार्ज को हम पॉजिटिव कह देते हैं और दूसरे तरीके का जो चार्ज है उसको निगेटिव का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये कोई जो है इसके पीछे लॉजिक नहीं है, जस्ट ये आर्बिट्रेरी है रिप्रेजेंटेशन। आपको मालूम है कि कोई भी एटम में प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ के रखा है। जितने प्रोटॉन Yes, है sir. उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। Yes, ठीक है ना? और इसकी वजह से आपको मिलता है कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब कोई मान लो कि एटम से मिलकर के ही कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल बनता है ना? अब उसमें से आपने क्या करा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाल लिए उस पर्टिकुलर मटेरियल में से, है ना? कुछ इलेक्ट्रॉन एनी हाउ आपने निकाल लिया, तो अब प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन, है ना? यस सर। yes, sir. तो वो पर्टिकुलर जो मटेरियल होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की Okay. जो संख्या है वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन, वो मटेरियल हमारा क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और एनी हाउ किसी पर्टिकुलर मटेरियल में आप इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दो तो पहले से तो वो न्यूट्रल था, Negative charge हो जाएगा. प्रोटॉन थे उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन थे। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बिकम निगेटिवली। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन को निकालने और डालने का, वो कई तरीके से आप कर सकते हो। के ऊपर ऐसे रब करते हो तो वो चार्ज हो जाता है। मे बी आप लोग इस बात को एक्सपीरियंस किए होंगे कि ड्राई हेयर है और उसमें आप कॉम्बिंग कर रहे होते हो, है ना? तो जो कंघा होता है वो चार्ज हो जाता है। और उसको समझने का क्या तरीका है? कागज के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लो, है ना? पेपर के पास लाना। हाँ, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिया आपने और कॉम्बिंग करने के बाद जब आप कॉम्ब को उस टुकड़ों के पास ले जाओगे तो यू विल एक्सपीरियंस दैट द स्मॉल जो टुकड़े आपने कर रखे हैं दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द कॉम्ब। वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके अट्रैक्शन होने का कारण क्या है कि कॉम्ब जो है वो हमारा चार्ज हो गया है। ठीक है, यस सर। उसकी वजह से वो वहां पे जो है रबिंग के द्वारा चार्जिंग हो गई। ठीक है ना? या शायद आप अभी विंटर सीजन में स्वेटर वगैरह पहनते थे तो ये एक्सपीरियंस किए होंगे इस बात को कि कई एक बार जो है आपने स्वेटर पहन के रखा है, और फाइनली जब आप नाइट में सोने जा रहे हो स्वेटर खोल रहे हो तो उसमें से आवाज आती है, चट चट की आवाज। आपको कभी सुना होगा आपने? Yes, कभी sir. यस सर सुना है। Yes, हाँ? sir. Yes, sir. तो वो स्वेटर जो वुलन है उस पे आपकी बार बार हैंड जो है वो रब हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है रबिंग के द्वारा उसकी चार्जिंग हो गई। जब आप स्वेटर को निकालते हो तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर के डिस्चार्ज होते हैं और उस डिस्चार्जिंग में आप जो है वो एक्सपीरियंस करते हो, वो आवाज जो सुनते हो चट चट की जो आवाज मिलती है। या बहुत Yes, sir.
डार्क रूम में अगर आप कभी स्वेटर निकालो तो हो सकता है आपको कभी स्पार्क टाइप का भी दिख सकता है। चिंगारी दिखती है। हाँ हाँ, चिंगारी टाइप का आपको दिख सकता है, वो एक्सपीरियंस आप किए करके होंगे। देखेंगे सर अगली बार। हाँ, वो आपको मिलेगा, इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। दैट इज ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोथ, उसका क्लोथ की चार्जिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। तो रबिंग के द्वारा जो है वो चार्जिंग हो जाती है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बहुत बार कई बार जो है वो क्वेश्चन के रूप में भी लोग पूछते हैं कि एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, है ना, वो रबर के जनरली टायर बनते हैं, बट उसमें कंडक्टर को इम्प्रिग्नेट किया जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल उसमें जो है डाला गया होता है, कंडक्टर्स का बनाते हैं। अब एक चीज यहाँ पे बता दूं कि कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या मतलब है। तो सामान्य रूप से अभी समझिए कि जैसे आपको मालूम है कि कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एटम अगर है, तो उस एटम में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील कर रहे हैं न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। और उसके इन्फ्लुएंस में एक रीजन के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते एटम में। कुछ मटेरियल में जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, जब कई सारे एटम से मिलकर के एक ब्लॉक बनाते हो, तो कुछ एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैच नहीं होते, वो लिबरेटेड होते हैं, दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो जिस मटेरियल में इस तरीके का बिहेवियर मिलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेटेड होते हैं, लिबरेटेड का मतलब समझ रहे हो कि दे आर नॉट यस सर, यस निकलना। सर। दे आर Yes. नॉट अटैच विथ एनी एटम और मालिक्यूल, है ना। लिबरेटेड यस का सर। मतलब ये नहीं कि उस ब्लॉक से बाहर हो गया, ठीक है ना, वो किसी भी एटम या मालिक्यूल से बाउंडेड नहीं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा ब्लॉक है, इसमें जगह जगह पे डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द बलून, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने के लिए फ्री हैं, दे आर नॉट अटैच विथ एनी ऑफ द एटम और मालिक्यूल्स। तो इस तरीके का जो मटेरियल होता है जिसमें लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आप क्या कहते हो, कंडक्टर कहते हो। दे कैन इजिली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। यस Yes, सर। sir. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे दे आर कंडक्टर। और जिसमें कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ना किसी एटम से या मॉलिक्यूल से बाउंडेड है, एंड देयर बाइंडिंग एनर्जी इज लार्ज एनफ, है ना, बाइंडिंग एनर्जी बड़ी है, उनको उनसे डिटैच कराना उतना आसान नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन, यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कंसिडरेबली लार्ज। तो ऐसे मटेरियल को आप इंसुलेटर कहते हो, है ना, जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंडेड हो किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल से, वो लिबरेटेड नहीं है, उसको आप क्या कहोगे, इंसुलेटर कहोगे, बाइंडिंग एनर्जी बड़ी। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड तो है एटम या मॉलिक्यूल से, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, यानी कि उसको गर्म कर दो, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम या मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो तो सर ऐसे जो सेमीकंडक्टर। ऐसे, हाँ, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको सेमीकंडक्टर कहते हो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे पहली प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन नेचर, नोट करो, बोलूं, इन नेचर चार्जेस Yes, आर ऑफ टू टाइप, नोट करिए, इन नेचर चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, arbitrarily one type of charge is recognized to be positive
and other as negative। नेगेटिव किसको कहोगे? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लार्जर एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब रबिंग चार्जिंग का एक तरीका मैं बता रहा था, चार्जिंग बाय रबिंग। उसमें हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे, हाँ, एरोप्लेन का, कि उसके जो टायर्स हैं वो कंडक्टर के क्यों बनाए जाते हैं, जनरली उसमें कंडक्टिंग मटेरियल क्यों डाला जाता है। तो आपको मालूम है कि एरोप्लेन जो है वो एयर के थ्रू जो है वो मूव करती है, काफी हाई स्पीड से मूव करती है ना। तो एयर के साथ उसका जो है वो सरफेस का, आउटर सरफेस की रबिंग होती है। तो उसके इन्फ्लुएंस में एरोप्लेन का जो सरफेस है वो चार्ज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, उसकी चार्जिंग हो जाती है। ठीक है, चार्ज आ गया एरोप्लेन के सरफेस ही चार्जिंग हो जाती है। हाँ, चार्ज हो जाता है ड्यू टू द रबिंग विद द एयर। एयर के साथ जो उसकी रबिंग हुई उसके कारण उस पर सर्टेन चार्ज आ जाता है। अब जब मान लो कि एरोप्लेन आपकी लैंड करी और उसका जो पर्टिकुलर जो टायर है वो इंसुलेटर है, तो वो जो चार्ज उस पर्टिकुलर एरोप्लेन के सरफेस पे था वो चार्ज एज इट इज रहेगा। अब कोई पर्सन जो है वो एरोप्लेन से जब उतरना चाहेगा, हाँ, मान लीजिए कि उसके लिए जो है ट्रॉली लगा दी गई, हाँ, सीढ़ी जो लगाई जाती है, तो सीढ़ी का जो हैंडल है वो तो आपका मेटालिक है और वो एरोप्लेन के बॉडी से टच कर रहा है। तो जब पर्सन उस पर्टिकुलर बॉडी को टच करेगा तो वो शॉक फील करेगा ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चार्ज जो उस पे अपीयरेंस में आया है ना, रबिंग के द्वारा जो चार्जिंग, तो उसको शॉक फील करेगा। हाँ, उसको डिफिकल्टी होएगी टच करने पे। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लेकर के क्या किया गया कि एरोप्लेन का जो टायर है उसको कंडक्टिंग मटेरियल इम्प्रेग्नेट कर दिया गया। उससे क्या होगा कि जब एरोप्लेन लैंड करेगा तो टायर अर्थ के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, टायर जो होगा वो अर्थ के कांटेक्ट में आएगा। अर्थ जो है वो कंडक्टर है आपका। तो जब एरोप्लेन लैंड करेगा तो थ्रू द टायर जो भी चार्ज उस एरोप्लेन पे आया था दैट विल बी ट्रांसफर टू द अर्थ। तो एरोप्लेन से आपका जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब आप उसको टच भी करोगे ना तो आप शॉक फील नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है कंडक्टिंग मटेरियल्स के जनरली जो है एरोप्लेन के टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। या कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, शायद में भी कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो, ज्यादातर लोग हो सकता है ना ध्यान दिए हो, बड़ी बड़ी जब लारी जाती है लंबे डिस्टेंस के ट्रेवल के लिए, तो उसमें देखे होंगे तो पीछे में जो है वो मेटल के सीका लगे होते हैं जो अर्थ को टच कर रहे होते हैं। यस सर। हाँ हाँ, सर। ज्यादा सीकड़ सीकड़ चेन 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 है ना, वो चेन जो है, ट्रॉलियों में। हाँ, बड़ी बड़ी ट्रॉलियां जो ट्रक है ना, ट्रक वगैरह जो बड़े बड़े हैं उसमें देखे देखे होंगे शायद, तो जो लंबी लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं उसमें जो है सीकड़ लगे होते हैं। वो सीकड़ मतलब चेन चेन की बात कर रहे सर वो हैं। क्या वो कहते एक हैं, सरफेस को टच करता रहता है। ठीक है, तो वो एयर के थ्रू उसका भी मूवमेंट है और उस मूवमेंट के कारण क्या होगा कि जो सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो ट्रॉली होगी या जो लॉरी होगी इट विल बी चार्ज्ड ड्यू टू द रबिंग। यस सर। उस चार्जिंग के इन्फ्लुएंस में उस पे चार्ज एक्यूमुलेट ना हो, एक्यूमुलेट होगा तो कोई भी टच करेगा बॉडी को तो इट विल गेट शॉक, है ना, उसको यस शॉक सर। फील होगा। ठीक है, तो वो कंडक्टर से अर्थ को कनेक्ट कर दिया गया जिससे कि जो भी चार्ज आए वो थ्रू दैट पर्टिकुलर चेन ट्रांसफर टू द अर्थ हो जाए, है ना, जिससे कि शॉक एक्सपीरियंस ना करें। ठीक है, तो ये कॉमन जो है आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं चार्जिंग बाय रबिंग का। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आप एक ग्लास का रॉड लो, उसको सिल्क के थ्रेड से या सिल्क के कपड़े से आप रब करोगे तो जो सिल्क का थ्रेड है या कपड़ा है एज वेल एज जो ग्लास का रॉड है ये दोनों चार्ज हो जाएंगे। नेचुरल है कि ये जो चार्जिंग होगी उसमें तरीका क्या होगा कि एक से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को ट्रांसफर होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस पे जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
तो चार्जिंग जब भी रबिंग के द्वारा होगा तो एक ऑब्जेक्ट जितना पॉजिटिव चार्ज पाएगा, दूसरा उतना ही जो है निगेटिव चार्ज पाएगा। ठीक है ना? तो एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे जो है वो निगेटिव चार्ज आएगा। हमेशा इक्वल अमाउंट का चार्ज अपीयरेंस में आएगा, नेचर में अपोजिट होगा। ठीक है? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ जी, बोलिए, बोलो बेटा। हाँ टीचर कैट का जो फेदर होता है सर, या इबोनॉइड रॉड, ये सब सर नॉन कंडक्टर होता है ना सर? एक बार फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं हुई। हाँ बोलो। जैसे कि आप कहे ना सर, सिल्क का जो कपड़ा है या इबोनॉइड रॉड है, ये सब सर नॉन कंडक्टर होता है। हाँ हाँ यस सर। तो इन लोग को इन सब को रफ करेंगे तो चार्ज एक्वायर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफर होता है सर। हाँ हाँ जब हाँ। इलेक्ट्रॉन सर एनर्जी देने पे ट्रांसफर मतलब हो सकता है सर, तो हम किसी नॉन कंडक्टर को हीट करेंगे तब भी तो एनर्जी हम दे रहे सर, तब तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए सर। नहीं नहीं, देखो देखो, बात ये है कि जब कोई भी नॉन कंडक्टर है और आप उसकी हीटिंग कर रहे हो, तो अगर हीटिंग में इतनी एनर्जी दे दो कि वो पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रॉन उस एटम या न्यूक्लियस के बाउंडिंग फोर्स से बियॉन्ड जा सके, ठीक है, तो वो चला यस सर। जाएगा और वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना? वो बन जाएगा। यस कोई भी इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है। ठीक है? यस बस उतना है कि आपको उसके लिए उतना एनर्जी देना पड़ेगा या उतना फोर्स आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब तो तूने जिक्र कर दिया है, तो एक फिनोमिना आप सब लोग शायद देखे तो सभी हैं, मे बी आप में से कुछ लोग रिकॉल भी कर पाए। आपने कोई ऐसी फिनोमिना देखी है जहाँ पे इंसुलेटर जो है कंडक्टर बनता है? कोई ऐसी सर नहीं फिनोमिना? सर, सेमी कंडक्टर वाला देखिए, लेकिन इंसुलेटर वाला नहीं याद है। अरे नहीं, देखा देखा तो है, सबने देखा है, सभी देखे हो, सभी देखे हो। बट वो थोड़ा सा उसको दिमाग पे स्ट्रेस डालो। सब देखा तो सबने है वो फिनोमिना जहाँ पे इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। देखा तो सबने है, मे बी आप में से कोई रिकॉल कर पावे। हाँ? प्लास्टिक का स्टील बन जाता है रब करने से। हाँ, क्या कह रहा है? प्लास्टिक का स्केल बन जाता है, मतलब प्लास्टिक का रब स्टील करा बन उसको जाता है? तो। नहीं सर, प्लास्टिक का स्केल कंडक्टर बन जाता है रब करा तो। रब कराने से कंडक्टर प्लास्टिक थोड़ी बन जाता है। वो तो हाँ, चार्ज डेवलप हो गया ना उसमें, वो कंडक्टर हाँ, थोड़े। चार्ज चार्ज डेवलप हो जाता है, वो कंडक्टर कंडक्टर नहीं बनता है। कंडक्टर तब बनेगा ना जब जो इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ है वो उसी के वॉल्यूम में रहे, तब वो कंडक्टर होगा। यस ठीक है सर, ना? यस सर। यस लाइटनिंग सर। देखी है ना सबने, आप में से? हाँ हाँ। बिजली कड़कती है बारिश के यस दिनों में। यस सर। बिजली कड़कती है बारिश के दिनों में, देखा तो सबने है। यस हैं? सर। एयर आपका इंसुलेटर है ना? एयर जो है वो इंसुलेटर है। यस ठीक है? बट वो जो लाइटनिंग होती है, दैट इज ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? एयर मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटैच होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो आप स्पार्क के रूप में ऑब्जर्व करते हो, जो बिजली कड़कती है, गिरती है। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एयर इनटू ए कंडक्टिंग मीडियम। एयर का कंडक्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म होने की जो फिनोमिना है वो है। एक्चुअली होता क्या है कि जो क्लाउड है वो आपस में रब करते हैं ना भाई, ऊपर में हिलते डुलते रहते हैं ना बादल। यस सर। की रबिंग होती है तो उसके कारण उन पे चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है? एक पार्ट पे जो है निगेटिव आ गया, दूसरे पे पॉजिटिव हो गया, तो दोनों के बीच में जो है वो चार्ज जो है एक दूसरे से सर्टेन सेपरेशन पे रखते हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जनरेट, है ना? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है एयर, अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया चार्जिंग के कारण कि एयर के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे इतना फोर्स लगने लगे इलेक्ट्रॉन पे कि वो न्यूक्लियस से डिटैच हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर मॉलिक्यूल से अलग होने लगते हैं और वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, तो वो एयर जो हमारा है वो कंडक्टर बन जाता है। और उसी के थ्रू कंडक्टर बनने के साथ वही जो चार्ज है वो फ्लो करता हुआ टुवर्ड द अर्थ सरफेस जो है मूव करता है, जो आप लाइटनिंग के रूप में देखते हो। ठीक है ना?
Yes, sir. That is the conversion of insulator in कंडक्टर। Conductor. तो कोई भी इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है, बस जरूरत क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स आप अप्लाई करो कि इलेक्ट्रॉन उससे डिटैच होने लगे। ठीक है। ओके सर। तो इंसुलेटर कंडक्टर बनता है। यही चीज आपका वो तब भी होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगता है ना घरों में, वायर की शॉर्ट सर्किटिंग Yes, के sir. कारण। तो वो कहाँ होता है शॉर्ट सर्किट, जहाँ पे वायर लूज होता है, जहाँ पे वायर को खूब बढ़िया से आपने एक दूसरे में घुमेठा है ना, एक दूसरे में ट्विस्टेड है वायर, वहां पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। जहां पे वायर लूज होगा वहीं पे शॉर्ट सर्किट होगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों वायर्स एयर के के बीच में, बीच में। हाँ, यस उन सर, दोनों वो वायर्स के बीच में एयर गैप हो जाएगा, और एयर उसका आयोनाइजेशन। कौन होगा, वो कंडक्टर बनेगा। तो वही स्पार्क आप देखते हो, और वो स्पार्क जो है फिर आग का कारण बनता है। ठीक है। तो ये हो गया, नेचर में चार्ज जो है वो दो तरीके के हैं आर्बिट्ररली, एक तरीके के चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे तरीके के चार्ज को निगेटिव का रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कौन निगेटिवली चार्ज होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी आपको चार्ज की ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि किसी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड। ठीक है। कोई भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है तो उस पे जो भी चार्ज होगा, वॉट एवर द अमाउंट एंड द नेचर में बी, इट विल बी नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम। वो समय के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है ना। नेचर और अमाउंट दोनों में, पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और जितने अमाउंट का है उतना ही रहेगा। ठीक है ना। यस सर। वो, हाँ, बट उसको कंप्लीटली आइसोलेट करके रखना होगा, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से वो टच नहीं करना चाहिए। टच करेगा तो दे में दैट चार्ज में बी चेंजिंग, है ना, वो चार्ज डिस्चार्ज करेगा धीरे धीरे, टाइम बाउंड वो डिस्चार्जिंग होगी, वो चार्ज बदलता रहेगा। ठीक है। जैसे एक मान लो कि एक स्फीयर है, इसको आपने सर्टेन चार्ज दे दिया और इसको एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे कंप्लीट वैक्यूम है ना, एयर होगा तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज करता रहेगा, चार्ज उस पर घटता जाएगा। ठीक है ना। इवन की एयर आपका इंसुलेटर है, बट इट इज गोइंग टू कंडक्ट अप टू ए सर्टेन डिग्री। कंडक्शन बहुत लो होता है, बट होता है, ऐसा नहीं है कि जीरो होगा, होगा, बट निग्लेक्जिबली स्मॉल। तो जो इंसुलेटर में रखोगे तो वो चार्ज जो होगा वो धीरे 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 चेंज होगा, और कंडक्टर के कांटेक्ट में ला दोगे तो बड़ी तेजी से फ्लो कर जाएगा। ठीक है ना, बट चेंज होगा। तो लेकिन ये अगर आइसोलेट कर दिया है आपने, इसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं है, तो वॉट एवर चार्ज इज प्लेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट विल रिमेन एज इट इज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। एक तीसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, इट इज क्वांटाइज। चार्ज ऑन एन स्टेबल ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज। अब मन में आपके आ रहा होगा कि ये क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ। तो सर क्वांटाइज जो का मतलब सब्सट्रैक्ट एंड ऐड हो सके, है? which can be subtracted or added। नहीं नहीं, सब्सट्रैक्टेड आर एडेड नहीं। क्वांटाइज का मतलब कि एक पर्टिकुलर बेसिक ब्रिक है, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल किसी पे भी चार्ज होगा, है ना। जैसे आप घर बनाने के लिए ईंट यूज करते हो, और मान लो कि आपका रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि ईंट को काटना तोड़ना नहीं है,
है ना। तो घर का कोई भी दीवार बनाओगे तो उसमें जो भी नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी वो कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल ही तो होंगी। यस सर। हाँ, तो वो कहा जाएगा कि ये दीवार जो है वो क्वांटाइज है और इसकी क्वांटम वैल्यू क्या है, वो उस ईंट का मास है। ठीक है ना। उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। और स्टेबल ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द लिखा है स्टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वांटाइज है। एंड इट्स क्वांटम वैल्यू इज एंड इट्स क्वांटम वैल्यू इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो कि स्टेबल है उस पे चार्ज देखोगे तो Q दैट इज इक्वल टू N इंटू ई से लिखा जाएगा, जहां पे N जो है वो इंटीजर है और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो SI यूनिट में होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और SI यूनिट चार्ज की होती है कूलम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इसी का पॉजिटिव होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बेसिक चार्जिंग का तरीका हमने बताया वो क्या था कि इट वाज द ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होगा वो तो नंबर में ही होगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो जब भी Yes, sir. चार्ज जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उस पे जो भी चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी का कोई कोई इंटीग्रल टाइम ही होगा। यस यस सर। और जिससे निकला इलेक्ट्रॉन उस पे उसी का इंटीग्रल टाइम पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपका ये अगली प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। बट ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये शब्द जो हमने लिखा है स्टेबल, क्योंकि आप लोग खोजी प्रवृत्ति के लोग हो, है ना। और मे भी आप अभी गूगल मारोगे तो आपको मिल सकता है ऐसा कोई पार्टिकल जिसपे आपको चार्ज मिलेगा कि अरे भाई ये तो फ्रैक्शन है ना। हाँ, कोई अभी गूगल मार के देखो, आपको कोई ऐसा पार्टिकल का नाम मिल जाएगा जिसपे चार्ज इसका फ्रैक्शन का चार्ज होगा, यानी कि 2/3 गुना 1/3 गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर का चार्ज। आप जानते हो क्या किसी ऐसे पार्टिकल का नाम? एक पार्टिकल बड़ा कॉमन है, मे बी आप में से कुछ लोग जानते हो ना। क्वार्क्स। हाँ, क्वार्क। क्वार्क जो है एक पार्टिकल है, बड़ा कॉमन सा नाम है। इस पे जो चार्ज होता है 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड 1/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, बट दैट पार्टिकल इज अनस्टेबल, है ना। तो इसीलिए ये टर्म हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्टेबल। अनस्टेबल पे फ्रैक्शन होता है ना। ई का 2/3 गुना 1/3 गुना चार्ज क्वार्क पे आपको मिलेगा, ठीक है। बट दैट पार्टिकल इज नॉट द स्टेबल पार्टिकल, इट इज अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है। कोई भी स्टेबल ऑब्जेक्ट पे जब भी आप देखोगे चार्ज तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर ये भी पॉइंट? यस सर। यस सर। कोई डाउट Yes, तो sir. नहीं है? नहीं भाई सर। किसी को समझ में No, sir. दिक्कत तो नहीं आ रही है? बोलना जरा, एंजॉय कर रहे हो आप लोग क्लास का? Yes, Yes. yes, sir. हाँ? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, अगर कहीं भी समझने में या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। कोई संकोच नहीं करना। हाँ, यस वी आर एंजॉयिंग सर। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरीके का आप संकोच नहीं करेंगे। अगर जहाँ कहीं भी आपको लगेगी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की दिक्कत है, प्लीज बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के यू कैन आस्क, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हो। नेचुरल है कि वो क्वेरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बियॉन्ड की बातें करना। हाँ, किसी भी तरीके की क्वेरी आप
रख सकते हो, प्रयास करेंगे कि आपका समाधान मिले। और इसका भी प्रयास रहेगा कि डे टू डे लाइफ से आपको कंपेयर करके या उसको कोरिलेट करके भी समझाऊं। ठीक है। यस सर। यस सर। ये तो हो गया आपका तीसरी प्रॉपर्टी। एक बहुत ही पिक्यूलियर सी प्रॉपर्टी चार्ज पोजेस करता है ना? वो क्या है भाई? उसकी बात भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस सर। ये जो चौथी प्रॉपर्टी मैं चार्ज की बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना? नॉन रिलेटिव। हाँ, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is relativistically invariant। ठीक है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, ऐसा मैंने लिखा। अब ये आपके मन में आता होगा कि ये क्या लिख दिया भाई, ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्या क्या मतलब हुआ, यस है ना? सर। तो इनवेरिएंट का मतलब होता है जो बदलता ना हो, है ना? वेरिएंट तो समझ ही रहे हो, जो बदलने वाला है। इनवेरिएंट जो बदलता ना हो। रिलेटिविस्टिकली मतलब थोड़ा सा आप इसको कोरिलेट करिए, सोचने का प्रयास करिए इधर की तरफ। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना? यस शायद आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ Yes, रखा होगा या जानते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, रेस्ट के करस्पॉन्डिंग मास, और अगर वही ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका मास अलग अलग होता यस सर। यस है? Yes, sir. हाँ सर। मास जो है रेस्ट में है तो कुछ अलग होगा, और वही जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका मास जो होगा वो अलग होता है। अब ये बात अलग है कि वो वेलोसिटी अगर बहुत छोटी है तो देन दैट पर्टिकुलर चेंज इन दैट मास इज नॉट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं होता। बट लेकिन वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, है ना, नियर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, तो उस केस में जो है ये कंसिडरेबल चेंज आप ऑब्जर्व करते हो। मे बी यस सर। some of you are aware of this relation, m equals to m naught divided by 1 minus का v square by c square, where m naught is the rest mass, v is the velocity of object, velocity of object c velocity of light ऑफ लाइट। यस सर, पढ़ा था। and c is the velocity of light। इंडक्शन। अब बात यह है भाई कि सामान्य रूप से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिससे हम लोग रोज डे टू डे लाइफ में परिचित होते हैं, वो जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी होती है। लाइट की वेलोसिटी आपको मालूम ही है कि ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो कि 10-20 मीटर पर सेकेंड या इवन की 1 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत बड़ी वेलोसिटी है सामान्य रूप से देखा जाए तो, उससे भी जा रहा है, देन इन दैट केस जो मास में चेंज आप अपीयरेंस में पाएंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट निगलेक्टेबल, है ना? अगर v को 10⁻³ भी रख दें तो c के कंपैरिजन में तो वो रेशियो बहुत छोटा हो जा रहा है, और इसका स्क्वायर भी होना है भाई, तो और भी छोटा हो जाएगा। तो जो मास में चेंजेस हैं वो बहुत कंसिडरेबल नहीं होंगे, बहुत कम आएंगे, बट आएगा, है ना? आएगा ना? इसी तरीके से जो लेंथ का मेजरमेंट है, दैट इज आल्सो लेंथ मेजरमेंट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। l इक्वल्स टू l नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का v स्क्वायर बाई c स्क्वायर से लिखा जाता है। दो इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो टाइम जब आप मेजर करते हो तो दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द velocity of frame of reference in which you are going to perform the measurement। मे भी आपने नाम सुना होगा ट्विन पैराडॉक्स का। नहीं सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं। no यस सर, स्पेस ट्रैवलिंग कर रहे हो। हाँ, ट्विन पैराडॉक्स जैसे अगर मान लो कि एक पर दो एक एक ट्विन है, यानी कि ट्विन का मतलब समझ रहे हो ना, जुड़वा है, यस सर। तो यस सर। है, दोनों का जो है एज सेम है,
एक जो है अर्थ पे रह जाता है और दूसरे को जो है आप स्पेस शटल में भेज दिया, जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजा, और वो कुछ समय बिता करके स्पेस शटल में, जो कि काफी हाई स्पीड से जा रही है, और कुछ समय बिता करके वो फिर से अर्थ पे आता है। तो दोनों की एज में जो है वो आप डिफरेंसेस पाएंगे। यस सर। कैसे सर? तो हाँ, यस सर। यस सर, सुना है। सर ये हाँ, हो कैसे सर। सकता है? तो है पर कैसे वो पॉसिबल? यही देखो, यही बता रहा हूँ ना। डेल्टा टी, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट है, वो लिखा जाता है डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, delta t naught, and delta t is the duration of time between the two event when object is moving with a velocity of v। तो ये जमीन पे जो है, जो अर्थ पे है, रेस्ट में है, उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा टी टाइम मिला, और एक जो है हाई स्पीड से इस पे सेटल में गया है, मूव करता हुआ आया है, तो उसका जो डेल्टा टी मिलेगा, इट विल बी लार्जर, लॉन्गर होगा ना। यस सर। यस सर। डेल्टा टी बड़ा होगा यस ना। सर। तो जो यस अर्थ सर। के लिए 1 साल का टाइम है, वो जो है वो स्पेस के लिए जो है वो मे बी कि ऐसा हो सकता है कि वो 10 साल के टाइम के बराबर हो। तो वो 10 साल में जितना एजिंग पाएगा वो यहाँ पे 1 ही साल में पा जाएगा। ठीक है, तो दोनों, इसी को बोलते हैं ट्विन पैराडॉक्स, है ना। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन का जो मेजरमेंट, मेरा बताने का मोटिव केवल ये था कि टाइम ड्यूरेशन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। सात होती है ना फंडामेंटल क्वांटिटी। यस सर। तो ये तीन हमने Yes. बताए। these fundamental quantities are dependent on the frame of reference velocity, जिसमें आप वो मेजरमेंट हाँ परफॉर्म सर। कर रहे हैं। लेकिन सर। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज रेस्ट में होगा, उसका मेजरमेंट जो परफॉर्म कर रहे हो, इवन की वो चार्ज पार्टिकल जो है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट जा रहा है, उसका चार्ज का मेजरमेंट आप करोगे तो सेम मिलेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, उस पे चार्ज आपने मेजर करा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मिलता है। वही इलेक्ट्रॉन जब एटम में घूम रहा है, मान लो कि हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी जानते हो कितनी होती है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसकी वेलोसिटी जानते हो ना कितनी होती है? 2.1। 2.18 into 10 to the power 6। हाँ, 2.2 के आसपास, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की होती है। बड़ी बड़ी वेलोसिटी है भाई। तो उस Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज जब मेजर करोगे ना, तो एग्जैक्टली तुमको यही मिलेगा। ठीक है ना। तो कंसिडरेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो अगर चार्ज पार्टिकल, और उसका चार्ज मेजर करो, या रेस्ट में हो उसका चार्ज मेजर करो, दोनों का चार्ज जो होगा वो सेम मिलेगा। ये एक अलग सी प्रॉपर्टी है चार्ज की। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। यस सर। मेजरमेंट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स on velocity of frame of reference। जिस रेफरेंस फ्रेम में आप मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उस पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये एक स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की, जो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बेसिक। हाँ जी सर एक डाउट था सर, जैसे जी, कि सर अगर ऑब्जेक्ट लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलता है तो उसका तो चेंज होता है मास सर। हाँ जी, बदलता है। हाँ सर, मास बदलता है तो मास तो मेनली एटम से बना रहता है, एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं सर।
तो सर तो मतलब मास कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं ना एटम्स का मतलब संख्या कम हो रहा है, एनर्जी में तब्दील हो रहा है। संख्या जब सर थोड़े ये एटम का भी मास ही कम होगा ना। बढ़ रहा है बेटा, मास बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, इधर देखो वो सर एटम का बढ़ा। भी मास बढ़ेगा ना, हाँ, वो बढ़ा। संख्या के थोड़े ही होगी, मास की होगी। मास जब वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो उसका मोमेंटम जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मास भी बढ़ेगा। यस सर। ये सर मास बढ़ेगा तब भी सर कहाँ से मतलब एटम से एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड होगा सर? तो एनर्जी है, एनर्जी और मास की कन्वर्टिबिलिटी होती है ना। यस सर। एनर्जी और मास की कन्वर्टिबिलिटी है, यस सर। तो वो जो यस एनर्जी और मास की कन्वर्टिबिलिटी का इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पे ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बताया जाता है। इसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या यस सर। कहलाता है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। जनरल जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो गैलीलियन है ना। जनरल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लॉरेंज बोलते हैं। यस सर। इधर में जो आपका पूरा का पूरा वर्किंग है ना, दैट इज समवॉट वेरी डिफरेंट एज कंपैरिजन टू द जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उससे बहुत ही अलग ये फिजिक्स है, रिलेटिविस्टिक वाला। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्टरी आपको बताई हमने, ठीक है। इसका डिटेल हमको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बाद में पढ़ोगे या क्वांटम फिजिक्स जो है वो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब हायर स्टडी अगर आप करते हो फिजिक्स में तब देन ओनली यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वांटम फिजिक्स, बट अभी नहीं। तो वो जो आपस की कन्वर्टिबिलिटी है एनर्जी और मास का, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेकर के ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो जस्टिफाइड है। ओके सर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बेसिक वर्किंग की तरफ, जो है कूलम्ब्स लॉ की तरफ। अच्छा, एक कूलम लॉ के बाद पहले थोड़ा सा और भी क्या तरीके हो सकते हैं चार्जिंग के, वो समझ लेते हैं ना, है ना। चार्जिंग का और तरीका। हाँ, यस सर। तो एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बड़े डिटेल में ही डिस्कस कर लिया, वो दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग, है ना। चार्जिंग बाय यस सर। रबिंग, है ना। यस सर। आप कोई सिल्क थ्रेड का कपड़ा है, उससे ग्लास के रॉड को आप रब कर रहे हो, है? या जो एरोप्लेन वाला एग्जांपल दिया, एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव कर रहा है, या कॉम्बिंग जब आप कर रहे हो, अपने हेयर के थ्रू कॉम्ब को रब कर रहे हो, तो वहां पे उसकी चार्जिंग हो गई, ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल फॉर द चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा जो तरीका है चार्जिंग का आप यूज कर सकते हो या किया जा सकता है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, कूलम्स लॉ कल ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चार्जिंग बाय इंडक्शन, मान लो कि एक मेटल की बॉल है ना, और इस मेटल बॉल को आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया है, और एक ग्लास का रॉड है जिसको आपने पहले से चार्ज करके रखा है। तो इसके जब करीब ले जाओगे, ये चार्ज रॉड है, ठीक है। आप टच नहीं करा रहे हो, टचिंग के द्वारा तो चार्जिंग हो ही जाएगी, वो रबिंग का जैसा नेचर है उसी तरीके से चार्ज का ट्रांसफर चार्जिंग बाय टचिंग भी हो सकती है। बट हम इसको टच नहीं करा रहे, इसको इसके दूर रख रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। एक ये ग्लास रॉड है जो कि पहले से चार्ज है, इसको हमने इस मेटालिक स्फीयर के करीब ले आया। तो आपको पास जानकारी क्या है कि इस मेटल के स्फीयर के अंदर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से बाउंडेड नहीं है, वो फ्री है पूरे मेटल के अंदर मूव करने के लिए। तो उन पे जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उसके कारण क्या होगा कि इधर में वो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ जाएंगे। यस सर। यस सर। तो इधर वाला जो आप मेटल का सरफेस है, जो अपने स्फीयर का सरफेस है, इसको आप देखोगे तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब चूंकि पहले से तुम्हारा ये जो मेटल था या स्फीयर था दैट वाज न्यूट्रल, तो इधर का ही इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर गया है, तो इधर में आप देखोगे तो देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे यस सर। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
है ना। इस तरीके से जितना इधर में निगेटिव आएगा उतना ही इधर में पॉजिटिव आएगा, है ना। इधर माइनस क्यू आया तो इधर में प्लस का क्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से तो ये न्यूट्रल था ना, यस तो सर। टोटल चार्ज इस पे अभी भी जीरो रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड है तो इस पे चार्ज जीरो था, वो जीरो ही रहेगा। जो आप ये रॉड ला करके यहाँ पे रख रहे हो, इसके कारण क्या है, चार्ज अपने आप को केवल रीअरेंज करेगा, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट होगा, टोटल चार्ज नहीं यस सर। बदलेगा, क्लियर। ओके सर। अगर टच करा दोगे तो चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर स्फीयर विल बी चेंज, बट अगर टचिंग नहीं किया है तो चार्ज अपने आप को रीअरेंज करेगा, और उस रीअरेंजमेंट के कारण इधर वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज और इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूर वाला जो सरफेस होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप चार्ज एक्सपीरियंस करने लगोगे, यहाँ पे आप चार्ज जो है ऑब्जर्व करने लगोगे। अब मान लो कि क्या किया आपने कि इधर वाला जो स्फीयर का पार्ट है इसको वायर से आपने अर्थ से जोड़ दिया, तो अर्थ क्या करेगी कि इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दे देगी, ठीक है, और वो यस इस सर। पर्टिकुलर चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इस स्फीयर पे हमारा माइनस का क्यू चार्ज हो जाएगा। अब इसको हटा ले तो भी इस स्फीयर पे माइनस का क्यू चार्ज रहेगा। दिस इज द वे टू चार्ज बाय इंडक्शन। ये चार्जिंग बाय अच्छा। इंडक्शन हो गया, ठीक है ना। ओके सर, आगे सर। इसी तरीके से एक प्रोसेस होता है, माइट बी यू आर अवेयर, कि थर्माइनिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन, कोई भी मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस है ना, इसको जब आप हीटिंग करते हो तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, है ना, सुना है। यस सर। मेटल को जब आप गर्म करोगे, कोई भी मेटल की प्लेट है उसको गर्म करोगे तो सर इसके फोटो सरफेस, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं वो दूसरी चीज है, वो अभी बताते हैं, अच्छा। ठीक है ना। जब इसकी हीटिंग करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे, हीटिंग के द्वारा निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन, थर्म आयोनिक इमिशन, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं हीटिंग किया तो। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो ये हमारा मेटल का पार्टी जो प्लेट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं, पहले तो न्यूट्रल था, हाँ सर। अभी इलेक्ट्रॉन यस निकल सर। गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर हीटिंग कर रहे हो मेटल का तो भी वो चार्ज हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द फिनोमेना जिसको आप बोलते हो थर्माइनिक इमिशन। टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन की फिनोमेना कहलाती है थर्माइनिक इमिशन। अब एक ने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सर सा। वो तो बाय लाइट होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक। ये बाय फोटो हीटिंग है। अच्छा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब आप कोई भी मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर आप लाइट रेडिएशन इम्पिंज कराते हो ना, लाइट यस सर। जिसकी फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो। हर लाइट को हर मेटल सरफेस पे टकराओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो सर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, यस सर। ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, ठीक है। तो अगर आपने सफिशिएंटली लार्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस मेटल के सरफेस के ऊपर इम्पिंज कराया है तो वो उस मेटल सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो ये मेटल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं, जिससे यस इलेक्ट्रॉन सर। निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी चीज को चार्ज करने का, ठीक है ना। या हाईली एनर्जेटिक, मान लो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीम को ही आपने टकरा दिया इस मेटल सरफेस पे, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको बाहर निकाल सकता है, तो उससे भी चार्जिंग हो सकती है। चार्जिंग बाय टचिंग भी हो सकती है। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि न्यूट्रल है उससे आप टच करा दोगे तो सम ऑफ द चार्ज इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो उसको आप क्या बोलोगे, चार्जिंग बाय रबिंग। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप एक ऑब्जेक्ट को चार्ज
प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट वे ऑफ चार्जिंग हो गई। कूलम साहब ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर दो सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं, एक दूसरे से सर्टेन सेपरेशन पे आपने प्लेस करा है, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो कूलम साहब ने दिया वो क्या है? चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर रिपेल ईच अदर, and charges of opposite nature attracts each other। ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ये कूलम का था कि सिमिलर नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या दिया कि ये जो दो चार्जेस है, मान लो कि Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस विच आर प्लेस एट ए सर्टेन सेपरेशन R, तो इनके बीच का जो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2 Yes, sir. as well as this force is proportional to 1 by 1 by R R। square. दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ मिक्स कर दो, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दो, F equals तो to K Q1 Q2 upon R Q1 square. Q2 by R स्क्वायर से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर एसआई Yes, यूनिट यूज कर रहे हो तो जो के की वैल्यू आपको मिलती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 to the power 9 मिलती है ना इन एसआई यूनिट। Yes, sir. और इसको और थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में। ठीक है ना? हाँ सर। तो इस एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे लिखा गया है इसको आप बोलते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम है ना? और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यहीं पे के की जगह पे इतना रख दो और कैलकुलेट करोगे तो ये आपको तकरीबन 8.85 into 10 to the power -12 मिलेगा इन एसआई यूनिट। ठीक है, अभी आज को हम लोग यहीं पे जो है वो रोकते हैं आज के डिस्कशन को। एक आगे इसी कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये दो अलग अलग जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए इन दोनों स्टेटमेंट को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हमारा तरीका हो सकता है, फिर कैसे हम डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन को लिखने का प्रयास करेंगे, वो सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज को मैं यही ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। और इसका पीडीएफ में डालता जाऊंगा ना, आपको अगर Okay. जरूरत होगी तो आप उसको ओके सर, Okay, थैंक यू sir. सर। ओके सर। एक्सरसाइज वगैरह करना है क्या? हाँ? एक्सरसाइज करना है क्या नहीं करना अभी? आप करना शुरू कर दो। न्यूटन कूलम्स लॉ तो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन 10th में पढ़ी ही रखी है, तो आप चाहो तो करना शुरू कर दो, बट नेक्स्ट क्लास से आगे से करना एक्सरसाइज को, है ना? एक क्लास और कर लो फिर इसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस हम करा दें, देन आफ्टर ट्राई करो। अदरवाइज आप पहले से पढ़ रहे हो तो यू मे ट्राई, आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है,
एक्सरसाइज में 2-4 प्रॉब्लम जब टॉपिक पे करा लूं तो उसके बाद अपने से ट्राई करो, है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यस यस सर। यस सर। आज तुम लोगों की कितनी क्लास हुई है? सेकंड थी ये ये सेकंड second है। क्लास थी। मैथ्स की क्लास हुई थी अभी। आज देख रहे 3-3 अटेंडेंस पड़े हुए हैं। अच्छा ये कल की अटेंडेंस होगी फिर तो। ये सर्कल के यस सर, कल की है वो। ओके बेटा लीव कर लो आप लोग। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।